इसको ये सिर्फ डेफिनेशन पे बेस्ड है। आपको आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेफिनेशन मालूम है तो ये उसी फार्मूले पे बेस्ड है। किसी भी चीज का आरएमएस वैल्यू अगर निकालना हो तो पहले उसको स्क्वायर करिए, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो स्क्वायर करके टाइम से मल्टीप्लाई किया, फिर टाइम से इंटीग्रेट करके डिवाइड भी कर दिया और लिमिट डाल दीजिए 0 से ताऊ 0 से ताऊ, और उसके बाद पूरे का रूट लिया जाता है। हाँ, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, फाइंड आरएमएस वैल्यू, तो स्क्वायर करके फिर मीन लेते हैं तब रूट लेते हैं, उल्टा पहले स्क्वायर किया गया फिर डिवाइड करके मीन लिया गया फिर रूट लिया गया। इसमें सिर्फ वैल्यू डाल दीजिए, डिनोमिनेटर में टाउ आ जाएगा और न्यूमरेटर में इसको स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर को रूट इंटीग्रल से बाहर कर दिया एंड ई रेज टू -2t बाई टाउ एंड लिमिट 0 से टाउ, देन पावर हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। आई नॉट स्क्वायर बाई टाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज टू -2t बाई टाउ एंड डिवाइडेड बाई -2 बाई टाउ एंड लिमिट इज, इसका लिमिट है 0 से टाउ तक, देन पावर हाफ। एक बार टाउ डालिए एक बार 0 डालिए, 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका आंसर। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में एल एंड सी का वैल्यू अननोन है, मगर रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है। तो यहाँ से जो भी करंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, आरएमएस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज आरएमएस वोल्टेज। यहाँ जो भी वैल्यूज दिया रहता है ऐसे सर्किट में, ये सब आरएमएस वैल्यूज होता है। तो ये 40 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और 4 ओम से डिवाइड कर दिया तो 10 एम्पियर आया, ये आरएमएस करंट आया। और सेम करंट, सेम आरएमएस करंट विल पास थ्रू ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर एल सी। पूरे सर्किट का आरएमएस करंट 10 एम्पियर होगी। तो पिक वैल्यू जो होता है आई नॉट, दैट इज आई आरएमएस into √2, so 10 √2 एम्पियर। पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इसी तरीके से चाहिए तो ये फेजर डायग्राम आपको बनाना होगा। इधर होता है इंडक्टेंस का वोल्टेज जो कि दे रखा है V2 40 वोल्ट, इधर होता है VR वो भी 40 वोल्ट, और VC V3 इज 10 वोल्ट, इधर कैपेसिटर के क्रॉस 10 वोल्ट, और इन सबको हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 30 हो जाएगा, 30 इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ VL माइनस VC इज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट हो गया। तो VL माइनस VC और VR दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट को हम लोग लिखते हैं VZ, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 ए वाला और 40 ए वाला दोनों मिला के हो जाएगा 50 वोल्ट। सो 50 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। ये सब आरएमएस वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ये आरएमएस वैल्यू आया, दिस इज आरएमएस। देयरफॉर रिजल्टेंट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 50 √2 वोल्ट। तो 10 √2 एम्पियर पीक करंट हुआ, 50 √2 वोल्ट पीक वोल्टेज हुआ। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में एल और सी का वैल्यू निकालिए। ये कैलकुलेट करने के लिए आप ये वोल्टेज का यूज करिए। VL यहाँ जो है V2 दैट इज 40 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू हुआ, ये हो जाएगा I इंटू XL, दिस इज इक्वल टू 40। I आरएमएस हम लोग निकाल चुके हैं, ये 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर, और XL होता है ओमेगा इंटू L इक्वल्स 40, तो ओमेगा हो गया 4, L हो गया 4 बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आएगा 100 पाई, तो ओमेगा इज 100 पाई इंटू L इक्वल्स 4, देयरफॉर L इज 4 से ये कैंसिल, 1/25 पाई हेनरी।
सिमिलरली आप कैपेसिटेंस का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं V3 से, 10 वोल्ट है, V3 इज 10 वोल्ट, RMS वैल्यू है, तो I into XC equals 10, RMS current is 10, XC is 1 by omega C equals 10, so C equals 1 by omega and omega is 100 pi. Therefore, capacitance is 1 upon 100 pi farad. This is the answer. थर्ड पार्ट में यह है कि the value of C for which the circuit will produce maximum heat. Maximum heat के लिए current should be maximum within the circuit. Maximum circuit होने के लिए, maximum current होने के लिए impedance Z जो है ये minimum होना चाहिए, impedance की वैल्यू, और Z का वैल्यू होता है नॉर्मली √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और जेड मिनिमम का कंडीशन ये होता है कि ये वाला टर्म 0 हो जाए। फॉर जेड मिनिमम एक्सएल इक्वल्स एक्सी, एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल एंड एक्सी इज 1 बाई ओमेगा सी। हम लोग को सी चाहिए, तो सी इज 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। सी का वैल्यू चेंज करके कंडीशन बताना है कि कितने वैल्यू ऑफ सी के लिए मैक्सिमम हीट आएगा। तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज 100 पाई स्क्वायर, 100 square pi square, and L already we have calculated 1 upon 25 pi, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो C आ जाएगा 1 पाई इज कैंसिल और 100 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 400 पाई farad. This is the answer. 1 by 400 pi farad. ये सी का वैल्यू बताना है। रेजोनेंस के टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज गिवन, तो VR इक्वल्स 60 वोल्ट, VR होता है I इंटू R, तो उससे क्या है कि RMS करंट निकल जाएगा सर्किट में, सीरीज में है, तो इसका मतलब है 60 इक्वल्स करंट, RMS करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो RMS करंट इज 60 बाई 120, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 120, सो इट इज हाफ एम्पियर। RMS करंट आ गया सर्किट का, और 40 वोल्ट दे रखा है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, VL इक्वल्स I इंटू XL, तो 40 इक्वल्स करंट तो सेम रह जाएगा हाफ एम्पियर, XL इज ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ से आ रहा है L इक्वल्स 80 बाई ओमेगा, 80 अपॉन ओमेगा इज गिवन, that is 4 into 10 raised to 5, so 2 into 10 raised to minus 6 Henry. This is the value of inductance. ये L का वैल्यू हो गया, 2 into 10 raised to minus 4 आ जाएगा, हाँ 2 into 10 raised to minus 4 Henry. This is the answer. ये इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए। यहाँ पे दे रखा है एट रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन जो होती है रेजोनेंस की, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस XL इक्वल्स XC हो जाता है, तो इससे आ जाएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू। So capacitance is 1 by omega square into L. 1 by omega square is 16 into 10 raised to 10, and inductance is 2 into 10 raised to minus 4. तो कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा, कर लिया जाए, यहाँ से आ जाएगा 1 upon 32
और -6, तो 10⁻⁻6 फैराड, यानी 1/32 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट कैसे होगा देखिए, पार्ट बी। इसको फेजर डायग्राम से समझिए, बिना फेजर डायग्राम बनाए हुए सॉल्व करेंगे तो नहीं समझ आएगा। इधर होता है एक्सएल, इधर एक्ससी और इधर रेजिस्टेंस। तो करंट लैग्स वोल्टेज, वोल्टेज को भी इसी एक्सिस पे रखते हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो एक्सएल माइनस एक्ससी यहां हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आर और इसको एक्स लिखते हैं हम लोग। ये हुआ फेज डिफरेंस फाई, ये हुआ रिजल्टेंट जेड। tan फाई की वैल्यू यहाँ पे हो गई एक्स अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। क्वेश्चन में दे रखा है कि फाई इज 45 डिग्री, लिखा है करंट लैग्स वोल्टेज बाई 45 डिग्री, करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाई 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट करंट जो सर्किट का होता है उसको भी हम लोग यहाँ शो करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया फाई एंगल पे, एबव फाई, एबव करंट, करंट और वोल्टेज के बीच में ये 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाई 45 डिग्री, रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी अलोंग दिस लाइन। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। tan 45 1 होता है, इसका मतलब हुआ एक्सएल माइनस एक्ससी इज आर। एक्सएल हो गया ओमेगा इंटू एल, एक्ससी हो गया 1/ओमेगा सी आर। अब वैल्यू जब डालेंगे तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा ओमेगा में। देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एलसी -1 इक्वल्स आर ओमेगा सी। So it is omega square LC minus RC omega -1 equals 0. Now substitute all the values. ऐसे क्वेश्चंस में डेटा इस तरीके से दिया जाता है कि आप कैलकुलेशन में उलझेंगे नहीं और आपका आसानी से सारा इक्वेशन आ जाएगा। इसमें सारा वैल्यू डाल के क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। After solving this quadratic, you are going to get 8 into 10 raised to 5 radian per second. Initially ये था 4 into 10 raised to 5, उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए तो 8 into 10 raised to 5 पे ये कंडीशन आएगी, current will lag voltage by 45 degree. In this type of problems, one approach is किसी टाइम t पे हम लोग सर्किट में करंट निकाल लें E1 plus E2 by R। तो किसी टाइम t पे करंट आ गया 25√3 प्लस 25√6 sin 100 pi t बाई रेजिस्टेंस 50 ओम। तो दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद क्या करें, इस करंट को जैसे आरएमएस करंट निकालने का पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस तरीके को यूज करके आरएमएस करंट निकालना सर्किट का, और आरएमएस करंट निकाल के फिर पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस निकाल लें, जिसका फॉर्मूला होता है E0 I0 by 2 और E RMS into I RMS, पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टर। ये हुआ, ये लेंदी अप्रोच हो गया, इसमें समय आपका ज्यादा खर्च होगा। दूसरा आप सुपर पोजिशन से कर सकते हैं, तो सुपर पोजिशन वाला अप्रोच काफी आसान होगा। पहले आप डीसी सोर्स से कितना हीट प्रोड्यूस होगा 14 मिनट में वो निकाल लीजिए। उसके बाद एसी सोर्स से कितना हीट जनरेट होगा रेजिस्टेंस में वो निकाल लीजिए। बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट करेगा क्या, कभी रेजिस्टेंस में क्लॉकवाइज करंट भेजेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजेगा, उससे रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में इट विल जनरेट हिट। तो आप डीसी सोर्स का हीट अलग निकाल लीजिए, एसी सोर्स का हीट अलग निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए कि 14 मिनट्स में टोटल हीट कितना आ गया, दैट विल बी द फाइनल आंसर। बस ड्यू टू डीसी सोर्स H1 इक्वल्स I स्क्वायर R इंटू टाइम, करंट हो जाएगा 25√3 by 50
square into resistance and time is 14 into 60. इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप तो 31,500 जूल आएगा. And similarly, heat produced due to AC source in the resistor H2 equals AC सोर्स से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करना है. तो उसका फार्मूला होता है E नॉट I नॉट बाई 2. दिस इज पावर. पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर, या इसी को कर सकते हैं E नॉट बाई √2 कर देंगे तो E RMS इंटू I RMS इंटू टाइम. E नॉट बाई √2 E RMS हो गया, I नॉट बाई √2 I RMS हो गया. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बिकॉज E नॉट इज गिवन, तो E नॉट को E नॉट ही रहने दीजिए. और I नॉट को आप क्या कर सकते हैं, E नॉट बाई R कर सकते हैं. तो ऐसा हो गया E नॉट बाई 2 और I नॉट की जगह पे मैंने लिख दिया E नॉट बाई R इंटू टाइम. तो ये आ जाएगा E नॉट स्क्वायर बाई 2R इंटू टाइम. इसमें सारा वैल्यू डाल दीजिए. E नॉट स्क्वायर इज 25√6 स्क्वायर by 2. R is 50 ohm and time is again 14 into 60. 14 minutes into 60. इसको भी आप इवेल्युएट करेंगे तो सेम आ जाएगा 31,500 जूल. दोनों इक्वल आता है. Therefore, total heat generated is H1 plus H2 63,000 joule. This is the total heat produced in the resistor in this time interval. पड़ेगा. दूसरा अप्रोच, अल्टरनेटिंग अप्रोच ये था कि किसी इंस्टेंट पे हम लोग करंट निकाल लें. E1 प्लस E2 बाई R. दिस इज E1 हो गया 25√3 और E2 हो गया 25√6 साइन 100 पाई t divided by 50. So this is current I is 1 by 2 √3 plus √6 sin 100 pi t. ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. उसके बाद फाइंड IRMS. कैसे, I स्क्वायर dt बाई इंटीग्रल dt टू द पावर हाफ. 0 से t तक, 0 से t तक. t इज टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम है. तो एक साइकिल में कितना, हर एक साइकिल में कितना RMS करंट है वो पता चल जाएगा. 14 मिनट में टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल लीजिए. तो एक साइकिल का करंट पता चल गया, RMS करंट पता चल गया आपको. RMS करंट पता चल गया तो आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, एक ही बार में सारा रिजल्ट आ जाएगा. तो RMS करंट कैलकुलेट करके भी पूरा कर सकते हैं.